हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके पहले मैं नोट्स वो व्हाइट बोर्ड पर लिख दूंगा। उसके बाद मैं उसको समझा दूंगा। फिर आप क्या करना है कि समझने के बाद उसको पॉज करके इसको लिख लेना। वीडियो बहुत ही शॉर्ट बने, इसलिए क्या है कि ये कार्य किया जा रहा है। तो अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह संविधान में लिखा गया है। जब आजादी के बाद संविधान बनाया गया था उस वक्त इसको आर्टिकल नंबर 52 में लिखा गया था कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वो है आर्टिकल नंबर 52 में। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। जो कार्यपालिका का है प्रधान है उसको अपन राष्ट्रपति कहते हैं। जितने भी कार्यपालिका हैं उसमें जो कार्य है उसका जो है हेड है उसको अपन राष्ट्रपति कहते हैं। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा होता है वास्तविक। संसदात्मक प्रणाली जो अपन ने कहां से ली है? ब्रिटेन से। जो ब्रिटेन की जो संसदात्मक प्रणाली है वहां जैसी है उसी तरह की अपने अपने ही। हमने कल भी पढ़ा था कि उसमें एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होगी और इसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक। जो वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा होता है वास्तविक। वैधानिक प्रधान का मतलब होता है जो विधि के अनुसार जो कार्य करता है और वास्तविक होता है जो वास्तव में काम करता है। वास्तव में होता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। जितने भी हमारे फॉरेन से जितने भी ट्रीटी करनी हो, फॉरेन से जितने भी कार्य करने हो, फॉरेन जाना हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, वो अपन देखते हैं कि वो बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जाते हैं, किसी प्रकार की ट्रीटी करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो उसका जो काम है, वास्तविक काम है, वो अपन अपने देश में है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जो अपने राष्ट्रपति है भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है। ध्यान रखना, तो वैधानिक प्रधान है, उनका काम होता है सिर्फ कागजी कार्रवाई। सिंपल भाषा में समझिए तो कागजी कार्रवाई होती है, साइन वगैरह करने होते हैं। वो ज़्यादा उनका काम जैसे ज़्यादा जितना भी काम है वो है वास्तविक करेगा जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या व्यक्तियों में योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे सर्वप्रथम है वह भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अमेरिका वहां की नागरिकता नहीं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अदरवाइज एक और चीज बता दूं कि भारत में एकल ही नागरिकता मिलती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आप रह रहे हैं तो राजस्थान की अलग नागरिकता होगी और सेंट्रल में अलग होगी। जैसे अमेरिका में तो वहाँ द्विसदनीय नागरिकता है, वहाँ दो होती है, क्या ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले यही बात है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, कम से कम, अधिक हो सकता है इससे, यानी कम से कम वह 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। हटते हैं, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, यानी लोकसभा में जितने भी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जितनी योग्यता होती है वो योग्यता भी राष्ट्रपति में होनी चाहिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। इसमें और भी है, जैसे दिवालिया ना हो, ऐसे कई और भी है। तो एक इम्पोर्टेंट नोट है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो, राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं हो सकता। यानी कि वह गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए या किसी भी पद पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है अप्लाई करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि वो इंडियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या स्थानीय गवर्नमेंट के किसी अंतर्गत वो पदाधिकारी नहीं हो या लाभ का पद धारण किए हो, तो ऐसा है यदि कोई व्यक्ति तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं कर सकता है। फिर है दूसरा नोट नंबर, ये हो गया। ये नोट नंबर 2 है कि राष्ट्रपति है भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी कि संसद कल आपने पढ़ा था, जैसे लोकसभा और इसमें एक और होता है, जैसे राष्ट्रपति भी होता है, यानी अपन जैसे सभा की बात करते हैं, लोकसभा और
राज्यसभा। इसमें किसी भी सदन का सदस्य ना हो, राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में से वो भी किसी भी सदन का सदस्य ना हो। कल बताया था कि विधानसभा और विधान परिषद किसी किसी स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, कहीं कहीं पर सिर्फ एक होता है। तो अब इसको समझा दिया है, आप इसको खोज करके इसको उतार ली। मैं अगला टॉपिक करवाता हूँ। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का है वो इलेक्शन कैसे होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कल हमने जैसे पढ़ा था कि आम आदमी लोकसभा में है जो संसद को चुनने के लिए आम आदमी हम सब लोग वोट देने जाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक निर्वाचन पद्धति काम में ली जाती है जिसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर है वो राष्ट्रपति का है निर्वाचन किया जाता है। तो इसमें जो है एकल संक्रमणीय पद्धति में क्या होता है कि जो उम्मीदवार है उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त होना आवश्यक है, न्यूनतम कोटा। और ये कैसे निकाला जाता है न्यूनतम कोटा है, तो इसका सूत्र है कुल प्राप्त भेद मत बटे कुल उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1। तो इस सूत्र के द्वारा है इलेक्टेड किया जाता है। और फिर अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन है उसको कैसे किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसमें भागीदार कौन कौन होते हैं, तो भागीदार होंगे संसद के दोनों सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड सदस्य हैं, वो भाग लेंगे। और दूसरा है राज्य विधानसभाओं, यानी कि जितने भी स्टेट, इंडिया में जितने स्टेट हैं, राज्य हैं, उनके विधानसभा, ध्यान रखना विधानसभा है ना कि विधान परिषद, क्योंकि क्या होता है कहीं कहीं स्टेट में क्या है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और कहीं कहीं ऐसे स्टेट हैं जो सिर्फ क्या है विधानसभा है और विधान परिषद नहीं है। तो इसलिए क्या है कि राज्य के सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य, जो इलेक्टेड सदस्य है, वो इसमें भागीदार होते हैं। 17वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संघीय क्षेत्र कौन से होते हैं? टेरिटरी, जो टेरिटरी एरिया है, जैसे दिल्ली है तो वो राज्य नहीं है, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और वर्तमान में जैसे कि आर्टिकल नंबर 370 के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख का क्षेत्र, उसको भी टेरिटरी एरिया बना दिया गया, वो स्टेट नहीं रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों के, यानी कि संघीय क्षेत्रों, टेरिटरी एरिया के जो है विधानसभा है, वहां के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और राष्ट्रपति को जैसे हटाना है तो ऐसे नहीं है कि हम जैसे जॉब में क्या होता है सीधा लेटर लिख दिया, यदि कि लेटर लिख के उसको क्या देते हैं डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उसको पहले बताया जाता है। पदच्युति की पद्धति अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगेगा। ये सब ध्यान रखना, महाभियोग यानी हटाना शब्द मत लिखना, यहाँ पर यहाँ शब्द आप हटाना की जगह महाभियोग लिखना है, यानी के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पदच्युत किया जाता है। और महाभियोग कैसे लगाया जाता है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। महाभियोग क्या होता है, ये शब्द है राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, और जो अपने हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनके लिए भी यही शब्द
महाभियोग शब्द यूज किया जाता है। तो अपन अभी पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति महाभियोग लगाया कैसे जाता है? सबसे पहली बात तो है कि महाभियोग है संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन का मतलब है, किसी भी सदन का मतलब हो गया कि वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों में से कहीं पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। तो इसे लाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो आप एक क्या करना कि इसको पॉज करके इसको पहले नोट कर लेना। तो मैं अब इसको क्लीन कर रहा हूं। इसमें क्या होता है कि ये आपको बता ही दिया है कि महाभियोग की है जो प्रक्रिया है किसी भी संसद में संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा में। तो लाने के लिए क्या होता है, इसमें लाने के लिए क्या होता है कि 1/3 सदस्य लाने के लिए महाभियोग लाने के लिए इसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य इसमें महाभियोग लाने के लिए 1/4 सदस्य है, चाहे लोकसभा में लाया गया है या राज्यसभा में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए सर्वप्रथम इसको महाभियोग लाने के लिए। 1/4 के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने के बाद उस पर 14 दिन बाद, कितने 14 दिन बाद उस पर क्या होगी महाभियोग की, उस पर किसी भी सदन में जाए उसमें होगी चर्चा होगी। 14 दिन के पश्चात हस्ताक्षर होने के 14 दिन पश्चात उस पर क्या होगी, किसी भी सदन में उस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद उस पर यदि 2/3 बहुमत से, यदि चाहे लोकसभा में लाया गया हो या राज्यसभा में 2/3 सदस्य यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसको पारित माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे सदन में जाता है, वहां पर भी चर्चा होने के बाद 2/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसी दिन से राष्ट्रपति को अच्युत समझा जाता है। तो ये थी महाभियोग की प्रक्रिया थी। तो महाभियोग ये आपको बता दिया, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होंगे सबसे पहले, उसके बाद 14 दिन बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर चर्चा होगी, उस पर बातें होगी, तो उस पर 2/3 सदस्य यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसको पारित समझा जाएगा। फिर वो जाएगा द्वितीय सदन में, द्वितीय सदन में भी यदि 2/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो पारित समझा जाएगा और उसी डेट से राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत समझा जाएगा। थैंक यू।